हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से 2 दिनों के बाद हम लोग यहाँ पे हाजिर हुए हैं क्लास 12 के सेम चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज को लेकर। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे, और उसके साथ ही साथ किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे किया जाता है वो प्रोसेस को हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, उसका क्या क्या वेज होता है, कितने तरीके होते हैं और कैसे कैसे चार्ज किया जाता है। आज हम लोग डिस्कस करना है बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम होने वाला है कूलम्ब्स लॉ। चलिए, तो समझते हैं कि कूलम्ब्स लॉ क्या है। सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ देखिए, समझिए कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहलाता है और क्यों कूलम्ब्स लॉ को पढ़ने का जरूरत है। सिंपली अगर एक लाइन में बताया जाए तो कूलम्ब्स लॉ बताता यह है कि दो चार्ज के बीच के इंटरैक्शन को बताने का काम करता है कूलम्ब्स लॉ। सिंपल, क्या किसी दो चार्ज के बीच के इंटरैक्शन को बताने का काम करता है कूलम्ब्स लॉ। इंटरैक्शन का मतलब ये आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन। मतलब हम लोगों को मालूम है कि जब भी प्लस और प्लस मिलता है तो क्या होता है, वो रिपल्शन रिपेल करता है। अगर नेगेटिव नेगेटिव मिलता है तब भी वो रिपेल करता है, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है तो वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये सारा टॉपिक हम लोग इससे पहले भी जानते हैं कि सेम चार्ज के साथ क्या होता है, रिपल्शन, और अपोजिट चार्ज के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन। अब देखो कि इसी चार्ज के साथ साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि कूलम्ब्स लॉ का इंटरैक्शन इस टॉपिक पे कैसा है। कूलम्ब्स लॉ किस बात को रिप्रेजेंट करता है, तो सिंपल कि दो चार्जों के बीच के इंटरैक्शन को रिप्रेजेंट करता है कौन, कूलम्ब्स लॉ। एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझा जाए, देखो मान लो यहाँ पे एक चार्ज अपना Q1, दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2, और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अपने पास दिया हुआ है, मान लीजिए R। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है क्या, R। दोनों को हम लोग अगर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, आप नेगेटिव ले सकते हैं, या फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। दोनों चार्ज को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इस दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मतलब ये कि ये जो चार्ज है Q1, ये दूसरे वाले चार्ज पे एक फोर्स लगा रहा होगा, और ये जो Q2 है, ये Q2 Q1 पे एक फोर्स लगा रहा होगा, और दोनों में रिपल्सन होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस प्लस चार्ज। होगा क्या कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और बोलेगा कि इसको इस तरफ जाने, रिपल्सन के साथ साथ, और ये चार्ज जब फोर्स लगाएगा तो इसको क्या करेगा, इस तरफ फोर्स लगाएगा। अगर दोनों चार्जों के बीच में फोर्स की बात करें तो हम लोग ये देखेंगे कि बोलेंगे यहाँ पे फोर्स ऑन वन, पहले वाले चार्ज को फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2, और इसको बोला जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो है क्या, ये फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। मतलब ये मालूम चला कि यहाँ जो फोर्स है, ये फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 दोनों हमेशा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वली फोर्स लगा है इस दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। लेकिन क्या है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 उस डायरेक्शन में है, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इस डायरेक्शन में है। देयरफॉर यहाँ पे नेगेटिव लगाएंगे, जब तक ये दोनों आपस में इक्वल फोर्स कहलाएगा। ये कहानी क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 मतलब बता रहा है कि फोर्स पहले वाले पे दूसरे वाले की वजह से, पहले वाले चार्ज पे दूसरे वाले वजह से फोर्स इस तरफ लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ये रिप्रेजेंट कर रहा है और डायरेक्शन ये है। जब हम फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बोले तो 2 पे फोर्स तो इस तरफ लग रहा था, लेकिन नेगेटिव चार्ज बात को अपोजिट करके क्या बताता है कि इसका ये फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है, ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए अब इसी में कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है। कूलम्ब्स लॉ दो चार्जों के बीच के इंटरैक्शन को बताता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है कि वो फोर्स कितने क्वांटिटी में लग रहा है, और जब वो फोर्स लग रहा है तो उसके बीच में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है, इस चीज को ये रिप्रेजेंट करने का काम करता है। चलो अभी उसी चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बात समझिएगा कि ये कूलम्ब्स लॉ हम इससे पहले जब क्लास फर्स्ट क्लास इस चैप्टर का लिए थे, तभी एक बात को आपको मेंशन किया गया था। क्या मेंशन किए थे, चार्ज और मास के बीच का रिलेशन दिखा रहे थे। चार्ज और मास के बीच का रिलेशन क्या होता है, कैसे होता है, विदाउट मास देयर इज नो चार्ज, ये सारा मामला लास्ट क्लास में हुआ था। अगर इसका मामला क्लियर नहीं है तो आप जस्ट पिछले वाले क्लास में जाएं और उस वीडियो को देख लें, क्लास 12 का, और वो वीडियो से चार्ज और मास के बीच का रिलेशन को समझें। अभी इसके बीच में लगने वाले फोर्स को, मतलब दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग दो मास के बीच में लगने वाले फोर्स को समझाने की कोशिश करेंगे। चलो देखो ऐसा है कि यहाँ पे जो चार्ज है Q1 और यहाँ पे जो चार्ज है Q2, ये Q1 और Q2 चार्ज के बीच में कैसा फोर्स लगता है, चलो इसके बारे में देखो।
ऐसा समझिए जस्ट क्लास 9 में जब आप थे तो एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था ग्रेविटेशन, और उस ग्रेविटेशन में एक पढ़े थे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब ये कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m1, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था जिसका मास था m2, दोनों के बीच का सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस कितना था r। एक बात यहाँ पे खास नोट करते रहिए, कूलम्ब्स लॉ 2-3 बात को रिप्रेजेंट करता है फोर्स। इस फॉर्मूला को लगाने से पहले सबसे पहले तो ये कि कूलम्ब्स लॉ किस बात को बोलता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ कहता है कि ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्जों के बीच में का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमेशा और हमेशा उसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस लेंगे। मतलब जो फोर्स भी लग रहा होगा वो फोर्स भी कैसा होगा हम लोगों का, सेंटर टू सेंटर, है ना। फोर्स कैसा रहेगा, फोर्स क्या रहेगा, ये चार्ज दोनों के बीच में जो भी ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर लाइन में करेंगे वही फोर्स। मतलब फाइनली इस बात को ऐसा समझा जाए कि यहाँ पे जो एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो तो ऐसा तो नहीं कि ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऐसे किया और इसको ऐसे फोर्स लगा रहा हो, या फिर किसी दूसरे डायरेक्शन में। फाइनली बात ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स रहेगा, सेंटर टू सेंटर फोर्स रहेगा। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो जाहिर है कि ये इसी डायरेक्शन में जाएगा, और जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इसी डायरेक्शन में ही जाएगा। यही वजह है कि जब किसी चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है सेंटर टू सेंटर तो वो अपने ही एक्सिस में सेम चला जाता है। पहला बात क्या है कि फोर्स क्या है, हम लोग उसका सेंटर टू सेंटर लगता है। उसके बाद क्या बता रहे हैं कि इसी बात में हम लोग कूलम्ब्स लॉ एक और बात को बताता है कि ये और ये दोनों चार्ज जो है वो दोनों चार्ज हमेशा 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 पॉइंट चार्ज ही होना चाहिए। ये पॉइंट चार्ज क्या होता है अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉइंट चार्ज। देखो पॉइंट चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले ये समझा जाए कि फोर्स लगता है। देखो ऐसा रिलेशन कुछ पढ़े थे कि आप लोग कि यहाँ पे एक मास है, यहाँ पे एक मास है, दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर फोर्स कितना लगेगा। तो उस फोर्स को निकालने का तरीका हम लोगों के पास ये था कि हम लोग कह रहे थे कि मास जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ज्यादा लगेगा। मतलब ये कि कहते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास 1 इनटू मास 2 द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। देखो ये प्रोपोर्शनलिटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अगर कोई भी बच्चे तो आज नहीं वो 2-3 मिनट का वीडियो क्रॉस करें। देखिए ये इस साइन को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बोला जाता है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन कैसा होता है, देखो अगर सपोज x और y के बीच में रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो बोलेंगे कि अगर x को इंक्रीज करने से y इंक्रीज कर जाए, मतलब x y के ऊपर ऐसा डिपेंड हो रहा हो कि अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, या फिर x घटता है तो y भी घटता है, दैट इज कॉल्ड x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। मतलब कि उस जगह पे बोलेंगे कि x क्या है, y के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साथ ही साथ अगर हम ऐसा बोले कि x को बढ़ने से y घट जाता है या फिर x को घटने से y बढ़ जाता है, अगर ऐसा रिलेशन दिखाया जाए तो वो मामला क्या कहलाता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मामला कहलाता है। देखो लिखते दोनों का प्रोपोर्शनलिटी के साइन ऐसे ही, देखो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y ऐसे लिखाएगा और x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y 1/y डिवाइड बाय फॉर्म में लिखा है, याद रखिएगा हमेशा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन सेम होगा, बस फर्क कितना होगा कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y इस फॉर्म में लिखा है कि x अगर इंक्रीज करता है तो y भी इंक्रीज करेगा, x डिक्रीज करता है तो y भी डिक्रीज करेगा। और ये केस क्या कहलाता है कि x को इंक्रीज करने से y डिक्रीज कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो मास के बीच में ये रिलेशन 9th क्लास में आप ये पढ़ कर आए थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नोट करने वालों क्लास 9 में क्या पढ़े थे कि कोई भी दो बॉडी हमेशा हमेशा एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, मतलब बिटवीन टू मासेस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जितना ज्यादा मास होगा उसके बीच में लगने वाला फोर्स भी उतना ज्यादा होगा, और जितना मास क्या हो जाए, कम हो जाए, तो लगने वाला फोर्स भी उतना कम होगा। तो पहला कंडीशन में बोला जाता था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास 1 इनटू मास 2। साथ ही साथ अगर उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो बीच में लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा। अगर इस बात को समझना है तो शॉर्ट में एग्जांपल से समझा जाए। चलो पढ़ने आए हैं चार्ज को, पढ़ रहे हैं मास को, लेकिन उसके साथ ही साथ हम एग्जांपल उठाना चाहेंगे मैग्नेट का। क्यों? क्योंकि मैग्नेट के एग्जांपल अपने रियल लाइफ में सारे बच्चे गेम खेलते होंगे, मस्ती करते होंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेट के एग्जांपल को समझेंगे, जबकि वो एग्जांपल इस बात को समझाने में सबसे बेस्ट एग्जांपल कहलाता है। देखो ऐसा समझो कि अगर हम आपको दो मैग्नेट दे दें, दो मैग्नेट आपको दे दें, इस साइज के अगर दो मैग्नेट आपको दे दें, तो दोनों मैग्नेट का साइज अगर बड़ा बड़ा है, उस दोनों मैग्नेट को हम लोग क्या रखते हैं, इस जगह पे ऐसा रख लीजिए। मान लीजिए उसके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्शन कोई सा भी फोर्स लग रहा हो, या तो आइदर अट्रैक्शन और रिपल्शन, सेम पोल मिले या फिर अपोजिट पोल मिले, इस डिस्टेंस के साथ रखा गया। मान लो ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के साथ हमने दो मैग्नेट को रख दिया, क्या वो आपस में चिपक जाएगा? अगर आप अपोजिट पोल है तो नहीं चिपकेगा। उसको हम थोड़ा और करीब किए, अभी भी नहीं सटा, और करीब किए, अभी भी नहीं सटा, इतना करीब किए, अब वो सट जाएगा। देखो इस डिस्टेंस पे आने के बाद वो ऑब्जेक्ट सट जा रहा है। बात समझिए। अभी हम लोग जस्ट क्या किए कि उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि मास को इंक्रीज कर देते हैं।
मतलब कि अगर इस साइज का हम लोग मैग्नेट था तो उसको और बड़ा बड़ा मैग्नेट लाते हैं। अब उसके इतने डिस्टेंस पे फिर रखा जाए, सटेगा नहीं सटा, इतना दूर लाइट सटेगा नहीं सटा, इतना दूर लाइट सट गया। मतलब मालूम क्या चला कि अगर जैसे ही हम लोग मास को इंक्रीज किए तो डिस्टेंस ज्यादा था तब भी वो सट जा रहा है। ये बात हम लोग का क्लियर है। देखो दूसरी जगह पर उसी तरीके से कि अगर छोटे छोटे मतलब कि ऐसा लो कि मैग्नेट बहुत छोटा छोटा ले, मैग्नेट बहुत छोटे छोटे ले लेते हैं। अब मैग्नेट को जब छोटा छोटा लेंगे उसका मास को कम कर देंगे, इस डिस्टेंस पे रखेंगे, क्या वो सट जाएगा? इस डिस्टेंस पे अभी भी नहीं सटा, इस डिस्टेंस पे अभी भी नहीं सटा, इस डिस्टेंस पे अभी भी नहीं सटा। जबकि इतने डिस्टेंस पे आने के बाद जस्ट इससे पहले वाले केस में हम लोग का दो मैग्नेट सट आपस में आकर स्टिक कर गया था, अट्रैक्ट कर गया था। लेकिन अब क्या हो रहा है, हम लोग वो आपस में अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। क्यों? अब बताओ कि जबकि डिस्टेंस हम लोगों का सेम है, डिस्टेंस को सेम रहने की वजह से भी अट्रैक्ट क्यों नहीं किया? तो इट डिपेंड्स अपॉन द मास। वो डिपेंड कर रहा है मास पे, उसका मास कम हुआ इसलिए दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स भी कम हो गया। अगर मास ज्यादा होता तो फोर्स भी ज्यादा होता। दैट इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहलाता है? हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। अभी देखो सेम उसी केस में क्या हुआ कि इस डिस्टेंस में था तो नहीं सटा, इस डिस्टेंस पे आया अभी भी नहीं सटा, इस डिस्टेंस पे आया अभी भी नहीं सटा, इतने डिस्टेंस पे लाए तो हम लोग सट जा रहे हैं। क्या पता चला कि अगर दो मास के बीच में मतलब दो मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, जबकि अट्रैक्ट करना चाह रहा है। अभी क्या है, थोड़ा और करीब किए अभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, अब ये करीब करीब किए अभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, इतना करीब किया अभी भी अट्रैक्ट नहीं किया। वो जैसे 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 करीब आता चला जा रहा है उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। जब वो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक आ गया, मतलब कि कुछ खास फिक्स दूरी तक आया, अब वो क्या किया कि दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना बढ़ गया कि वो दोनों ऑब्जेक्ट आपस में आकर अट्रैक्ट कर जा रहा है। ये मैग्नेट के साथ हम लोग मस्ती किया करते थे। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी कहानी होता है कि दो बॉडी, ये दो मास के बीच में अगर उसका मास बहुत ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट कर जाता है, और अगर मास कम है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। जैसे इसका और एक एग्जांपल ले लो, जब हम लोग छोटे थे और कभी ट्रेन से सफर करने के लिए निकलते थे, कहीं भी नानी घर चाची घर किसी जगह ऐसा निकला करते थे, तो हमारी मम्मी क्या करती थी कि जब भी कोई हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, इंडिया में ट्रेन का लेट होना ये होता ही है ना, तो क्या हो रहा है, ट्रेन लेट हो रहा है। अब ट्रेन के इंतजार में हम लोग ऐसे करके खड़े हैं आसानी से प्लेटफॉर्म पे, कोई ट्रेन हॉर्न मारते हुए ट्रेन आने लगी, हमारे मम्मी पापा क्या करते थे, हाथ पकड़ते थे और हम लोग पीछे खींच लेते थे, है ना। अब कभी हम लोग सवाल पूछा जाए कि हमने हाथ पकड़ के पीछे खींचा ही क्यों गया, बताओ तो सही। कि जब वहां से ट्रेन पार हो रहा है तो ट्रेन को पार होने से मेरा क्या ताल्लुक जो आप हमको हाथ पकड़ के पीछे खींच लिए। देखो बाबू यहाँ से एक बात को नोटिस कीजिएगा, वीडियो भले ही लंबा हो लेकिन बहुत खास आपको यहाँ से एक बात बताने जा रहे हैं। बताओ तो कि उस हाथ बच्चे के हाथ को पकड़ कर आसानी से पीछे खींच लिया गया। अगर बच्चे के हाथ को पकड़ कर पीछे खींचा गया तो क्यों खींचा गया, तो रीजन अगर कोई पढ़े लिखे हो तो आपको ये मिलेगा, है ना, फाइनली कि वो जो ट्रेन है, ट्रेन का मास बहुत ज्यादा है। और हम लोग ये पढ़े हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि जब भी कोई दो बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रेन मेरे बच्चे को खींच ले और हम उसके पास चले जाए और एक एक्सीडेंट का सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जिसकी वजह से लोग हाथ पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। बच्चा भी बहुत तेज था, बच्चा अपनी मम्मी से सवाल करता है, बोलता है अम्मी ये तो सही कि ट्रेन जो है वो ट्रेन जब पार हो रहा है तो ट्रेन में जो हम लोग का फोर्स है वो फोर्स बहुत ज्यादा है, मान लीजिए, तो फोर्स बहुत ज्यादा लगने की वजह से वो हमको आसानी से खींच लेता है ना। तो अब देखो, तो अब बताया जाए कि वो जब आसानी से खींच लेता है, ये हम लोग का क्या है, मास के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हम जब ग्रेविटेशन के ऊपर खड़े हैं तो ग्रेविटी भी तो हमको नीचे खींचा हुआ है ना, ग्रेविटी भी हमको आसानी से नीचे खींचा हुआ है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब इसके पास हम सटे हैं तो फिर वो अट्रैक्ट कैसे कर लेगा। तो ये टॉपिक यहाँ से बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिस वजह से हम इसको स्किप करके अपने टॉपिक पे आने की कोशिश करते हैं। ये सवाल है यार, ये सवाल आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, है ना। कि जब उसको हाथ पकड़ के पीछे खींचा जाता था तो हाथ पकड़ के पीछे खींचे क्योंकि ट्रेन हमको खींच लेगा भाई, तो ट्रेन हमको खींच लेगा तो जमीन भी तो हमको खींच कर रखा है जो हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, बचा सकता था। इसका क्या रीजन है, आप कमेंट में जवाब दीजिए। अब चलिए बात करते हैं आगे। क्या हुआ कि मास को इंक्रीज करने से, मास को जैसे इंक्रीज किया दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। और अब यही चीज डिपेंड करता है कि फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या हुआ कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जितना ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना कम हो जाएगा। डिस्टेंस को जितना कम कर देंगे फोर्स उतना ज्यादा हो जाएगा। ये कहानी मास का था। एकदम ऐसा ही सिचुएशन डिपेंड करता है हम लोग इसके ऊपर चार्ज के पास। आओ चार्ज के बारे में बात करें तो बोलते हैं कि चार्ज का क्वांटाइजेशन जितना ज्यादा होगा, चार्ज जितना ज्यादा होगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स उतना ज्यादा होगा। मतलब ये मालूम चला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, है ना। चार्ज जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा, चार्ज जितना कम फोर्स उतना कम। पता चला कि फोर्स और चार्ज के बीच में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन।
अब देखो कि जैसे ही हम लोग चार्ज के डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दोनों के बीच के डिस्टेंस को घटा देंगे तो लगने वाला चार्ज क्या है, लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा हो जाएगा। मालूम ये चला कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे ही इस दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2, फाइनली क्या मिलेगा कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जैसे ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक जमाने से पढ़ते चले आ रहे हैं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लगता है, दैट इज K। इस जगह पे लगने वाला कांस्टेंट क्या है, K। अलग-अलग जगह पे अलग-अलग कांस्टेंट लगता है। जैसे इस इक्वेशन को जब कंबाइन करते तो फार्मूला मिलता, क्या चीज, फार्मूला मिलता मास 1 into मास 2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जब यहाँ से प्रोपोर्शनल हटता था हम लोगों का तो एक कांस्टेंट आता था, दैट इज G था। वो क्या था हम लोग कांस्टेंट, G था। देखो एकदम सेम बात मैच नहीं कर रहा, बस यहाँ पे मास है, वहां पे चार्ज था, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या है, G। देखो यहाँ पे क्या है हम लोग का, देखो यहाँ पे आज बहुत नीचे हो गया वीडियो में, इसको हम लोग काट के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखो क्या है, तो इसके फोर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइनली, यहाँ से F is equal to Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R। अब आगे होगा बेबी, है ना। देखो यहाँ से जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट हम लोग ये लगा देते हैं। चलिए तो F is equal to K Q1 into Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब बात यहाँ पे दोनों के बीच में रिलेशन हम लेके चल रहे हैं, क्या है, यहाँ पे सिर्फ मास था, यहाँ पे आया है चार्ज। इसके भी बीच का डिस्टेंस R था, इसके भी बीच का डिस्टेंस कितना है, R। अब देखो बात को समझा जाए कि इस जगह पे जो कांस्टेंट आया था दैट इज G। ये क्या था हम लोग, कैपिटल G। द वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज 6.67 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर बता दें। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर ये क्या हो गया हम लोग, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। अभी क्या है, ये मालूम चला कि ये कैपिटल G का वैल्यू है और ये कैपिटल G क्या है, कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट, नोट करने बात को, कैसा कांस्टेंट, ये कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट कहने का मतलब ये कि ये हर जगह पे, चाहे वो किसी भी जगह पे चले जाए, कितने भी मीडियम में बदलाव आ जाए, ये कैपिटल G के वैल्यू पे कोई चेंजेस नहीं आने वाला। देखो ये मास के बीच का रिलेशन जब चार्ज के साथ देखा जाए, मतलब मास और चार्ज को जब रिलेट करते हुए चल रहे थे, तो इसमें कितने का फर्क पड़ता है, आप बात को खास नोट कीजिएगा कि ये हम लोग जो फॉर्मूला बना F is equal to K Q1 Q2 divided by R square, this is only Coulomb's law। यही हम लोग का क्या है, Coulomb's law है। Coulomb's law क्या बताता था कि दो चार्जों के बीच के अट्रैक्शन को बताता था, और कितने क्वांटिटी में अगर लगेगा तो इतने क्वांटिटी में लगेगा। डायरेक्शन की बात करना है तो इसी के वेक्टर फॉर्म को पढ़ना पड़ेगा हम लोगों का, भी जस्ट पढ़ेगा, आज ही पढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे जो के सर जिस तरीके से यहाँ पे कैपिटल G का वैल्यू इस तरीके से हुआ करता था और ये कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट कहलाता था, क्या यहाँ पे K भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है क्या? नहीं, ये कांस्टेंट जरूर है, ये कांस्टेंट जरूर है लेकिन यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यूनिवर्सल कांस्टेंट अगर नहीं है तो इसका साफ मतलब ये निकलता है कि ये कैपिटल K का वैल्यू जो है वो मीडियम टू मीडियम को बदलने से कैपिटल K का वैल्यू भी हम लोग का बदलता चला जाएगा। जैसे K का वैल्यू क्या है कि फ्री स्पेस में अलग होगा, वैक्यूम और फ्री स्पेस सेम बात है, एयर में अलग होगा, माइका में अलग होगा, ऑयल में अलग होगा, वाटर में अलग होगा, डिफरेंट मीडियम्स में अगर जाएगा तो ये K का वैल्यू भी मीडियम के अकॉर्डिंग बदलता चला जाता है। फाइनली पता इस बात का चला कि सर अगर चार्ज को आप कांस्टेंट रख दिया जाए, डिस्टेंस को कांस्टेंट रख दिया जाए, तब भी आपका फोर्स बदलेगा मीडियम को बदलने से। अगर जैसे ही मीडियम बदलता है तो K का वैल्यू बदलता है, तो K का वैल्यू होता है एक हम सिंपली 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, है ना। देखो ये हम लोग क्या होता है K का वैल्यू होता है, लेकिन ये K का वैल्यू किसके लिए, ये था यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलवेज सबके लिए। यहाँ पे जो K का वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, किसके लिए, फ्री स्पेस के लिए, है ना। या फिर ये बोल दो हम लोग फ्री स्पेस बोल लीजिए, या फिर वैक्यूम बोल दो, है ना। ये सारे चीज के लिए ये वैल्यू। अब बात को समझना, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट में बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होता है, सब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इतना बड़ा लंबा यूनिट है, कैसे याद किया जाएगा, है ना। देखिए तो हम लोग कैसे याद करेंगे, सिंपल, याद ही नहीं करना ना आपको, ये क्या करना है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम जो स्क्वायर है ना, इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना। ये क्या है बताओ सबसे पहले, K का ऐसा यूनिट,
तो आप पहले के का फॉर्मूला निकाल लो ऐसे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। आप के का फॉर्मूला लें, R उधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दें, F R स्क्वायर ये Q1 Q2 का रेशियो निकाल लें, Q1 Q2 डिवाइड बाई के। फॉर्मूला फाइंड आउट हो गया। आपको निकालना क्या है, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट निकालना है तो के का जितना भी फॉर्मूला है वो सबका ऐसा यूनिट पुट कर दीजिए। आपका ऐसा यूनिट निकल जाएगा सिंपल। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, आर क्या है यहाँ पर डिस्टेंस, डिस्टेंस है ऐसा यूनिट मीटर, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दीजिए। चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम, किसका ऐसा यूनिट फाइंड आउट कर रहे हैं लोग, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम इनटू कूलम कूलम स्क्वायर। इसी को बोला जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये आपका क्या निकल गया, ऐसा यूनिट, है ना। एकदम सिंपल ऐसे सब करेगा, इसका भी सेम तरीके से निकलता है। ये टॉपिक से हट के है, फिर इसको मैं बताया इसलिए ताकि ये टॉपिक आसानी से समझ आए। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, यही कूलम्स लॉ कहता है। लेकिन कूलम्स लॉ और दो तीन बातों को बताता है, फिर से एक बार आपको बता दें क्या कहता है कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है, लाइन जॉइनिंग टू द सेंटर टू सेंटर, मतलब सेंटर से सेंटर में एक लाइन जॉइन कीजिए, बस उसी के अराउंड ये क्या करता है, फोर्स हम लोग का एक्ट कर रहा होता है। दूसरा कंडीशन ये पहला पॉइंट। दूसरा ये कि ये जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स के लिए वो दोनों चार्ज को पॉइंट चार्ज होना जरूरी है। अब आ जाओ जल्दी से पॉइंट चार्ज के पास। देखो दोनों चार्ज के लिए पॉइंट चार्ज का होना जरूरी है। पॉइंट चार्ज का सिंपल मीनिंग क्या हुआ, पॉइंट चार्ज का मतलब छोटा। अब देखो कोई चीज जो छोटा होता है ना, साइज में अगर छोटा हो ना, तो साइज में छोटा होना दो चीजें डिपेंड करता है। या तो कोई ऑब्जेक्ट सच में छोटा हो तो वो छोटा है ना, वाकई छोटा हो, बहुत छोटा, जितना भी करीब से देख ले छोटा लगेगा। या फिर अगर करीब से देखा जाए तो वो साइज में बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम बहुत दूर पे खड़े हो जाए, बहुत डिस्टेंस पे चले जाए, तो वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक छोटा दिखने लगेगा, है ना। एग्जांपल ऐसा समझ लो कि अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना, हम पॉइंट चार्ज करिए बहुत बड़े, लेकिन अगर आप बहुत दूर से देखें, अगर कोई स्ट्रेट पाथ हो, है ना, लाइट स्ट्रेट ट्रैवल करता है, बहुत दूर से जाकर अगर हमको देखें तो हम इतना छोटा सा दिखेंगे। या फिर बहुत हाइट पे 50 तल्ला बिल्डिंग पे खड़े होकर नीचे चलते हुए राह चलते हुए लोगों को देखो, इतना छोटा छोटा दिखते हैं लोग, तो वो क्या है, पॉइंट चार्ज। सिंपल ऐसा समझ लो ना कि जो आसमान में, मतलब यहाँ जो हम लोगों क्या निकला हुआ है, सूरज चांद वगैरह निकला हुआ है, चांद कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है ना, उसके बावजूद भी दिखता कितना छोटा, इतना छोटा सा दिखता है। ये क्या है, डिस्टेंस की वजह से। किसकी वजह से, डिस्टेंस की वजह से। तो पॉइंट चार्ज जब आपका न्यूमेरिकल में डेरिवेशन में मेंशन करेगा तभी आप समझिएगा पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज को समझने के लिए क्या है, हम लोग को क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ये पॉइंट चार्ज ये नहीं है वगैरह वगैरह, इस तरीके से मेंशन करेगा, तब हम लोग क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलो जल्दी से इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो, हो गया, हो गया, हो गया। चल इसी में एक और बात, खास बात है, ये तो इसी से एक कंडीशन समझते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के साथ जो कंडीशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या था, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r, इसमें भी था, मास में भी था। मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर। यही तो है इनवर्स स्क्वायर लॉ हम लोग का, ये कानून है, ये स्क्वायर लॉ, इसका मतलब इनवर्स स्क्वायर और लॉ मतलब एक सिंपल कानून। ये कानून बना, इनवर्स स्क्वायर लॉ का अगर ग्राफ बनाना चाहे तो वो क्या कहता है कि फोर्स को अगर आप डबल करते हैं, है ना, जब फोर्स को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस घटता है। या फिर ऐसा कह लो कि डिस्टेंस को अगर बढ़ाते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, घट जाता है। मतलब डिस्टेंस को बढ़ने से फोर्स घट रहा हो। जैसे डिस्टेंस पहले यहाँ पे हो तो फोर्स मान लीजिए यहाँ था, डिस्टेंस को और बढ़ाएं, डिस्टेंस को और बढ़ाएं, डिस्टेंस को और बढ़ाएं, डिस्टेंस को और बढ़ाएं, इसका फोर्स धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया, घटता चला गया। इसका ग्राफ अगर बनाया जाए तो फाइनली इसका ग्राफ का समझ खड़ा होगा इस तरीके से। समझ रहे बात को क्या बोलते हैं, देखो यहाँ ये क्या बताता है फोर्स को, ये क्या बताता है हम लोग डिस्टेंस, है ना। अब क्या है कि जब इतने पे था 0 1 2 3 4 5, जब ये डिस्टेंस 1 था, अगर सेंटीमीटर में बात हो रही है तो मान लो, है ना, ये क्या है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो फोर्स इतना ज्यादा, जैसे इंक्रीज किया तो और कम हुआ, जैसे इंक्रीज किया और कम हुआ, जैसे इंक्रीज किया और कम हुआ, जैसे इंक्रीज किया और कम हुआ। जैसे 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 डिस्टेंस में बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये फोर्स वैसे 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 डाउन मारते चला जा रहा है। आप देखिए डाउन मार रहा है, इसी को बोलते हैं सिंपली कैसे, इनवर्स स्क्वायर लॉ, और इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करो। अब दिखाते हैं इसी कूलम्स लॉ का, कूलम्स लॉ के इस मैग्नीट्यूड का वेक्टर फॉर्म, मतलब कि ये क्या है, कूलम्स लॉ में फोर्स के इंटरेक्शन बताता है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो हम लोग क्या जानेंगे, इसी चीज के वेक्टर फॉर्म को समझने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बेटा लें, कॉपी करें, हो गया।
चलिए अब आते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में क्या होता है उसको समझा जाए जल्दी से। देखिए कुछ भी नहीं, बस जो मैग्नीट्यूड है उसके साथ डायरेक्शन लगा देंगे और क्या है। देखो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे एक चार्ज है Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हम लोगों का? देखिए दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? R। कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ R कर देते हैं, है ना। देखो सिंपल सा बात ऐसा है कि जब फोर्स लगा था तो ये इसको इस तरफ कर देना था, इसका फोर्स इसको इस तरफ लगाया था, सिंपल। तो जब ये इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये ऑब्जेक्ट उस तरफ भागने लगा। अगर इसका डायरेक्शन निकाला जाए तो भाई एक का डायरेक्शन ऐसे है और एक का डायरेक्शन ऐसे है ना। ये क्या है, इधर से इधर जा रहे हैं तो हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, मतलब कि R1 माइनस R2, और ये क्या इधर से इधर आ रहा है R2 पे एंड हो रहा है तो फाइनल माइनस इनिशियल R1 माइनस R2। ये क्या कहना है हम लोग क्या नहीं बोल सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R2 माइनस R1 माइनस R2। भाई यहाँ से यहाँ पे गया तो यहाँ इतना माइनस इतना तो इतना ही आएगा, और R वही कंडीशन है, इसको वही कंडीशन माना गया है ना, तो ये तीनों बात आपस में क्या है होगा, सेम है। चलो अब वेक्टर फॉर्म समझा जाए तो सिंपल सा बात है, फॉर्म फोर्स का फॉर्मूला क्या कहलाता है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, है ना। इतना तो भाई सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लगा देना है, यहाँ पे डायरेक्शन क्या लगा देना है, बस हो जाएगा ये वेक्टर फॉर्म K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। डायरेक्शन लगाना है तो डायरेक्शन कौन सा है, आप इधर से तो ले लीजिए, आप इस तरफ से इस तरफ ले लीजिए, कोई सा भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। चलो कौन सा ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। चलो यहाँ से क्या है R1 माइनस R2 वेक्टर फॉर्म में बताया जा रहा है, डायरेक्शन के साथ देना जरूरी है ना। और जब भी हम लेते हैं तो वो कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, याद रखिए यूनिट वेक्टर। कौन सा लेते हैं, हमेशा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्यों यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस पूरे कंप्लीट वाले के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। इसलिए हम कौन सा लेते हैं, यूनिट वेक्टर, मतलब कैप लगा देंगे, है ना। वेक्टर पढ़ा जा रहा है इससे पहले, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सिंपल। अब अगर R स्क्वायर है तो उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ R बोला जा सकता है ना, बोलो मैग्नीट्यूड ऑफ R। यहाँ पे यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर A यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या बोलते हैं, वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A। सिंपल फॉर्मूला ये पड़ गया है ना वेक्टर में। चलो इसकी जगह पे लगा दो वेक्टर A डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सिंपल है ना। चलिए देखिए तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R का स्क्वायर। अब यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, तीनों बात आपस में सेम है ना, क्या नहीं बोल सकते इसको, मैं मैग्नीट्यूड ऑफ R जल्दी से बोल लीजिए। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और R इक्वल हो जाएगा फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ R का क्यूब, और यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में R1 वेक्टर माइनस R2, बस हो गया। देखिए ये क्या है, सिंपली वेक्टर फॉर्म कहलाता है, कूलम्ब्स लॉ कौन से फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं, बस क्या हो गया उसके साथ डायरेक्शन मिलकर आ गया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर फॉर्म। बस ये सिंपल चीज क्या कहलाता है हम लोग का, वेक्टर फॉर्म। अभी देखो एक बात यहाँ मेंशन करते चले कि F G मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, जो फॉर्मूला पढ़े हैं G m1 m2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और F E का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो चार्ज के बीच से है, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ध्यान देना ये F E और F G ये दोनों फोर्स में से बड़ा फोर्स कौन सा है, जल्दी से बताइए। ये दोनों फोर्स में से बड़ा फोर्स कौन सा है, फोर्स के बीच में जो ताकत लग रहा है, मतलब फोर्स के बीच में, चार्ज के बीच में और मास के बीच में अगर सेम डिस्टेंस करते हैं, नोट कीजिएगा, अगर डिस्टेंस सेम देते, मतलब कि यहाँ पे दो बॉडी ने, एक दे देते हैं m1 और यहाँ पे दे देते हैं m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर रखा जाए, और यहाँ पे एक दो चार्ज 1, यहाँ पे दो चार्ज 2, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर रखा जाए, है ना। डिस्टेंस अगर सेम हो तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा फोर्स ज्यादा हो, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। रीजन
रीजन ये है कि इस g का वैल्यू निकलता है 6.67 into 10 to the power -11 और ये k का वैल्यू निकलता है 9 into 10 to the power 9। ये कहां माइनस में और ये कहां प्लस में 9, मतलब समझ रहे 9 20 टाइम्स तो ऐसे ही वो बड़ा दिख रहा है ना। ऊपर से ये स्क्वायर मिलेगा तो फिर कहां जाएगा ना, जरा सा समझो है ना कि डिस्टेंस ऐसे है। तो फाइनली क्या है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपेयर में बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? बहुत छोटा होता है। अगर आप इसको निकालना चाहें तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में देखा जाए, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इस वजह से आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में ये बहुत खास टॉपिक पे बात करने वाले हैं हम लोग कि आखिर क्या रीजन है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा होता है। तो रीजन तो समझ आ गई बात, यहाँ पावर का मसला है, लेकिन बात ये है कि कितना ज्यादा होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल करेंगे इस पे हम लोग और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो आपको बोर्ड लेवल पे और नीट और मेंस लेवल पे भी टच करने की कोशिश करेंगे। अगर नीट और मेंस में बैच पकड़ना है ना, तो उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जिसपे उस लेवल की पढ़ाई और उस लेवल पे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस, थैंक यू।